लूसेंट बुक के अंदर में भारत में यवन राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इस यवन राज्य में जो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम है उसको देखेंगे, है ना। क्या देखना है? भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम। सबसे पहले भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी की बात करेगा तो सबसे पहले जो आएगा वो कौन? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी को देखेंगे, फिर उसके बाद हिंद यूनानी के बाद जो आएगा वो आएगा शक। शक के बाद जो आएगा वो आएगा पल्लव और उसके बाद जो आएगा कुषाण आएगा। क्लियर है? इतना ये क्रम से आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ये कभी कभी ये सीधा क्रम से पूछ लेता है कि भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम किस तरह से था। तो सीरियल में याद रखिएगा, सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। ये क्रम से याद रखिएगा। कई बार इसको भी सीधा प्रश्न में पूछा गया है। अगर इसमें बात करें, सबसे पहले हिंद यूनानियों में जो दिया गया है, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तट मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। सेल्यूकस निकेटर के बारे में हम लोग पढ़े थे। सेल्यूकस निकेटर, है ना। सेल्यूकस निकेटर के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का राजदूत था, है ना। सिकंदर और उसी का राजदूत था ये सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा स्थापित जो पश्चिमी तथा मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य था, पश्चिमी और मध्य एशिया का जो विशाल साम्राज्य था, इस विशाल साम्राज्य के इसके उत्तराधिकारी जो थे, है ना, इसका उत्तराधिकारी जो था जिसका नाम है एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा, है ना। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट में दिया है एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में, जब एंटियोकस प्रथम के बाद एंटियोकस द्वितीय का शासन काल आया तो उन्होंने विद्रोह किया, इसके फलस्वरूप अनेक प्रांत क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बताइए किनके शासन काल में विद्रोह के फलस्वरूप कई प्रांत स्वतंत्र हो गए थे? तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? एंटियोकस द्वितीय। अगला पॉइंट है बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया या डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया, जिसमें आता है डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमिएट्रस, मिनांडर, यूकेंट्राइस, एंटी अल्किडस तथा हर्मिक्स। ये ज्यादा कुछ विशेष इसमें नहीं कहा गया। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिएट्रस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के कुछ बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, साकल, है ना। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक जिसका नाम है डेमीट्रियस, क्या नाम है? डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व, कब? 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार किया था। डेमीट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया वो 190 ईसा पूर्व में किया था। कब? 190 ईसा पूर्व। और आक्रमण करके उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े क्षेत्रों पर उन्होंने शासन स्थापित किया था और अपनी जो राजधानी बनाया था वो साकल को बनाया था। याद रखिएगा, साकल, है ना। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि डेमीट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर शासन कर स्थापित किया था, यानी अफगानिस्तान, सिंध, है ना, पंजाब पर आक्रमण करके उनको अपने शासन में स्थापित किया और अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? तो हम लोग आंसर करेंगे साकल। यहीं से हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। और यहीं से क्या कहा गया? हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर। हिंद यूनानियों में सबसे विख्यात यानी सबसे प्रचलित जो था वो कौन था? मिनांडर था, है ना। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक प्रख्यात कौन था? मिनांडर था। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आधुनिक ये सियालकोट में है, लेकिन उस समय ये कहाँ था? साकल में। क्लियर है? हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? मिनांडर, जो 165 से 145 ईसा पूर्व, वो भारत में कब आए थे? 165 में ईसा पूर्व में आए थे और 145 ईसा पूर्व तक वो भारत में रहे थे और अपनी राजधानी कहां पर बनाए थे?
साकल जो वर्तमान समय का सियालकोट है, और यही सियालकोट शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र हुआ करता था। सियालकोट है ना, इसको अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग। आगे बात करें, मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। मिनांडर ने नागसेन बोलो या नागार्जुन से किस धर्म की शिक्षा लिया था? बौद्ध धर्म। तो आपको सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिनांडर किस धर्म को मानते थे, किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म के फॉलोवर्स थे? तो हम लोग क्या करेंगे? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्होंने किनसे लिया था? नागार्जुन या नागसेन से लिया था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है ना। तो यहाँ पर सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। मिनांडर ने प्रश्न पूछा था और नागसेन ने उस प्रश्न का उत्तर दिया था, उसके लिए एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, और इस पुस्तक का क्या नाम है? मिलिंद पन्हो, है ना। आपको एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में छापना है कि ये जो मिलिंद पन्हो पुस्तक है, इसकी रचना किसने किया था? मिलिंद पन्हो पुस्तक की रचना किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है। वैसे मिनांडर ने जो प्रश्न पूछा था और नागसेन ने जो उत्तर दिया था, इसकी व्याख्या एक पुस्तक के अंदर में है, और उस पुस्तक का क्या नाम है? मिलिंद पन्हो पुस्तक, है ना। अगले पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। तो हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हुए, है ना। ये भी अच्छा पॉइंट है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। इसको भी अंडरलाइन कीजिए आप लोग, ये कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। बिल्कुल इसको डबल स्टार कीजिए, यहां से प्रश्न बनता है। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान का प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट किसने शुरू किया था? हेलेनिस्टिक आर्ट जो शुरू किया था वो हिंद यूनानियों ने शुरू किया था, है ना। और साथ में भारत में गंधार कला का उत्तम उदाहरण है। अगले पॉइंट में, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अभी भी बहुत सारे जगह इसे नाट्य होता है, नाटक होता है, और उस नाटक को करने के लिए उस मंच के पीछे में पर्दा लगाया जाता है ना। अलग अलग दृश्य का पर्दा जो लगाया जाता है, ये पर्दे का जो देन है वो किनका देन है? यूनानियों का, है ना। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया, भारतीय नाट्य कला में विकास का योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन है, पर्दा किसकी देन है? यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही जो पर्दा है इसको किस नाम से जानते हैं? यवनिका। अब हम लोग बात कर लेते हैं शक के बारे में। शक, यूनानियों के बाद जो भारत में आए वो कौन आए? शक आए। यूनानी सबसे पहले तो भारत में आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी जो थे वो कहां से आए थे? हिंद यूनान से आए थे। और हिंद यूनान के बाद भारत में जो आए वो कौन आए? शक आए। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं, और 5 शाखाओं की राजधानी भारत के अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जो राजधानी तक्षशिला है, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन की प्रभुत्व स्थापित किया, है ना। तो पांचों जो इसका 5 जो शाखाएं थी, 5 शाखा की राजधानी अलग अलग थी। पहली शाखा की राजधानी कहाँ थी? अफगानिस्तान में। दूसरी शाखा की राजधानी पंजाब में, जो वर्तमान समय की बात करें तो वो तक्षशिला जो पाकिस्तान में अंदर, यहाँ पर राजधानी था। तीसरी शाखा में मथुरा,
मथुरा जो उत्तर प्रदेश में एक शहर है, मथुरा किस नदी के किनारे? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में छापिए। मथुरा जो उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण का जन्मस्थली माना जाता है, ये किस नदी के किनारे है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। यहाँ पर तीसरी शाखा की राजधानी थी। चौथी शाखा की राजधानी पश्चिमी भारत, चौथी शाखा की राजधानी पश्चिमी भारत, और पांचवी शाखा की राजधानी दक्कन का प्रभुत्व स्थापित किया था। और प्रथम शक राजा मो था। शक के प्रथम राजा जो हुए वो कौन हुए थे? मो। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। शक जो थे मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। अंडरलाइन कीजिए, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज करते हुए भारत में आ गए थे। तो यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए भारत में कौन चारागाह की खोज करते हुए भारत आ गए थे? शक आए थे, है ना। चारागाह की खोज करते हुए भारत में आए थे मध्य एशिया से। कौन आए थे? शक आए थे। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 58 ईसा पूर्व उज्जैन का एक स्थानीय राजा थे, है ना। कहाँ का? उज्जैन। उज्जैन जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पर भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है ना। भारत के 4 शहरों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें से कि एक उज्जैन भी है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है, जो वर्तमान समय में भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, उज्जैन। और इसी उज्जैन के एक राजा, स्थानीय राजा थे, और इस स्थानीय राजा ने ये जो शक आए थे, इसको 58 ईसा पूर्व में पराजित करके यहाँ से खदेड़ करके बाहर कर दिया था। क्लियर है? तो ध्यान रहेगा। और इस शकों पर अगर विजय प्राप्त किया था तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उस स्थानीय राजा ने कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से आरंभ हुआ। ये हम लोग पीछे देखे थे। विक्रम संवत की शुरुआत जो हुआ 58 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ? 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व में हुआ था शक संवत की शुरुआत, है ना। विक्रम संवत, सॉरी ये विक्रम संवत, सॉरी, हाँ ध्यान रखिएगा। विक्रम संवत की शुरुआत जो हुआ था 58 ईसा पूर्व। शकों को पराजित किया था और उज्जैन का एक स्थानीय शासक थे, और उसी स्थानीय शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और साथ में एक नया संवत शुरू करवा दिया, जिसका नाम है विक्रम संवत। तो सीधा प्रश्न आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए विक्रम संवत की शुरुआत कब माना जाता है? तो हम लोग क्या करेंगे? 58 ईसा पूर्व। हम लोग वहां पर 4 संवत देखे थे, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत, है ना। ये 4 संवत देखे थे और उसमें प्रश्न जो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। तो वहां पर आंसर हम लोग क्या किए थे? विक्रम संवत। विक्रम संवत ईसा पूर्व में 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। बाकी तीनों संवत जो था, गुप्त संवत, हिजरी संवत और एक संवत था ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना, वो तो शक संवत पर आधारित है। ये तीनों संवत जो है, ये तीनों संवत ईस्वी में शुरू हुआ है, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत ईसा पूर्व में हुआ 58 ईसा पूर्व, इसलिए ये अलग छटाया था। हम लोग प्रश्न उसको देख चुके हैं। शकों का पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से आरंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था, है ना। भारतीय इतिहास में ऐसे 14 राजा हुए जिन्होंने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये भी अंडरलाइन कीजिए। भारतीय इतिहास में कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? 14 शासक, याद रहेगा। भारतीय इतिहास में 14 ऐसे राजा हुए जिन्होंने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और उसमें सबसे प्रसिद्ध जो शासक था, सबसे अधिक विख्यात जो था, जो गुप्त वंश का शासक था, जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इस तरह से भारतीय इतिहास में कितने राजा हुए, कितने शासक हुए जिन्होंने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? 14 राजा हुए। सबसे प्रसिद्ध जो राजा हुआ था वो गुप्त वंश का शासक था, जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में दिया है, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत का प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया।
शकों की कितनी शाखा थी? 5 शाखा था। उस पांचों शाखाओं में जो पश्चिम भारत का प्रभुत्व था वो सबसे प्रसिद्ध रहा और सबसे लंबे समय तक शासन किया था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है, गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, है ना। पश्चिम भारत का जो प्रभुत्व था शकों का, वो गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुआ और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगले पॉइंट की बात करें, शकों का सबसे प्रतापी शासक जो था, शकों का सबसे प्रसिद्ध और वो प्रतापी शासक जो था वो था रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर रहा। शकों में सबसे प्रसिद्ध वो प्रतापी शासक हुआ, उसका क्या नाम है? रुद्रदामन प्रथम, है ना। शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक और प्रतापी शासक जो है उसका क्या नाम है? रुद्रदामन प्रथम। इसका शासनकाल 130 से लेकर 150 ईस्वी तक रहा, है ना। गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। देखिए, सुदर्शन झील के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, है ना। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार पर्वत पर करवाया था और उसके बाद स्कंदगुप्त ने भी इसका निर्माण करवाया था और इसके अलावे रुद्रदामन प्रथम ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था, है ना। सुदर्शन झील जो कि गुजरात के गिरनार पर्वत पर था, इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, वो शक वंश का शासक था जिसका नाम है रुद्रदामन प्रथम। और इसके बाद एक बार फिर से उसको जीर्णोद्धार करवाया था जिसका नाम है स्कंदगुप्त। ये गुप्त वंश का शासक था। सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित था, जीर्णोद्धार किया था। अगले पॉइंट की बात करें तो रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख, जारी किया। रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था, संस्कृत भाषा का, है ना। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख, जारी किया था। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। गिरनार अभिलेख जो है ना, वो संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख था और इसके पहले जितने भी अभिलेख जारी किए गए थे वो किस भाषा के थे? प्राकृत भाषा के थे। लेकिन गिरनार अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है ना। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में जितने भी शक राजा हुए वो क्या कहते थे? अपने आप को क्षत्रप कहते थे। देखिए, रेड कलर से बॉक्स बना हुआ है, उसमें ब्लैक कलर से जो लिखा गया है, पश्चिमोत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के बाद परथियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध परथियाई राजा गोंडोफिरनस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट में लिखा है परथियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। ज्यादा कोई विशेष इस पर डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कुषाण और पल्लव को एक साथ ले लेंगे उस दिन, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे गुप्त वंश में। क्लियर है?